चिंतन एक ऐसी कला है, एक ऐसा स्तर है जिसमें विचार करके मानव अपने उच्च भविष्य की कामना कर सकता है। क्योंकि अगर चिंतन आपके मन में नहीं है, चिंतन हमारे मन में नहीं है, तो जरूरी हम लोग अपनी नई चीज की खोज कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नमस्कार मित्रों, मैं जयशंकर पांडे पर पुनः आपका स्वागत अपने चैनल मास्टरिंग हिंदी मीडियम क्लासेस में करता हूं और इस मंगल कामना के साथ अपने वीडियो को बढ़ाता हूं कि मेरे द्वारा की गई गलतियों को आप जरूरी नजरअंदाज करेंगे, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि जो ज्ञान आपके सामने रखा जाता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही विश्लेषण एनालिसिस करके ही रखा जाता है। मित्रों, आज का टॉपिक भी बड़ा अच्छा है। ये आज का टॉपिक है, कई ट्रेडों को आपस में जोड़ता है। आज का टॉपिक है शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये बीएड, एमएड, बीटीसी और बीएलएड, डीएलएड, साथ ही एमए एजुकेशन, समाज शास्त्र से जो एमए कर रहे हैं उनको, बीए के कुछ पार्ट को भी ये जोड़ता है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है मित्रों, और इसको पूरा जानने के लिए, इसके पूरे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना कमेंट्स प्लीज हमें लिख करके भेजिए कि आपको हम लोग का वीडियो कैसा लगता है। क्योंकि अगर आप अपना कमेंट नहीं लिख के भेजेंगे तो भला ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। नाव को चलने के लिए भी एक दिशा की आवश्यकता होती है और हमारे लिए दिशा आप लोग हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और शिक्षा का ज्ञान दें, अनुदान दें। आइए हम लोग विषय पे चलते हैं। देखिए, जो हमारे जो इतिहासकार थे, जो हमारे प्राचीन लोग थे, शिक्षा शास्त्री या इतिहासकार आप उन्हें कहें, उन्होंने इतिहास के दृष्टिकोण में शिक्षा को 3 युगों में बांटा था, 3 कालों में बांटा था। इसको कहते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब कैसे कैसे इसका वर्गीकरण हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। प्राचीन काल का जो लेख है, जो साक्ष्य है, वो सनातन धर्म में पाया जाता है। तो सनातन धर्म के आप अगर वेद पुराणों को उठाएंगे या सनातन धर्म से संबंधित कोई पुरानी पुस्तकों को उठाएंगे तो इसका प्रमाण मिलेगा। इसका सबसे पहले होता है वैदिक काल। वैदिक काल जो होता है, प्राचीन काल का सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला काल होता है वैदिक काल। वैदिक काल में ही शिक्षा का आरंभ माना जाता है हमारे इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि जो वैदिक काल होता है, वैदिक काल था, ये हिंदू काल से जुड़ा हुआ है। इसमें जो उच्च शिक्षा या जो शिक्षा की व्यवस्था थी ऋषियों द्वारा, मुनियों के द्वारा होती थी, और वो गुरुकुल में ही बालकों को शिक्षा देते थे। बालकों को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता, इष्ट रिश्तेदार, घरों, मित्रों को छोड़ करके गुरुओं के आश्रम में, मुनियों के आश्रम में, घने जंगलों में रहना पड़ता था। उनके साथ वहीं पर रह करके शिक्षा प्राप्त करनी रहती थी। वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने का जो तरीका था वो कुछ इस प्रकार था कि वेदों के पठन पाठन, शास्त्रों के पठन पाठन को ही शिक्षा या अध्ययन माना जाता था। वैदिक काल में जो व्यवसायीकरण की शिक्षा नहीं दी जाती थी। व्यवसायीकरण की शिक्षा वो शिक्षा होती है जो आज हम और आप अध्ययन कर रहे हैं, ये व्यवसायीकरण की शिक्षा होती है। इसे आधुनिक शिक्षा भी कहा जाता है। और जो शिक्षा वैदिक काल में दी जाती थी उसे अध्यात्म शिक्षा कहते हैं, या शाश्वत या लौकिक शिक्षा कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है जो हमें आध्यात्म से जोड़े, या हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से जो शिक्षा जोड़े, वो शिक्षा हम लोगों को वैदिक काल में दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता था केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति जो था वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। ऋषियों के द्वारा जो बालकों के ठहरने की व्यवस्था होती थी, बालकों के खाने की व्यवस्था होती थी, वो सारी की सारी 3 बातों पर निर्भर होती थी। पहला, वो धन जो राजा के द्वारा भेंट होता था आश्रम को। दूसरा, वो धन जो छात्र अपने शिक्षा पूर्ण करके अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा के रूप में देते थे। और तीसरा, वो धन जो भिक्षा के द्वारा प्राप्त होता था। इन्हीं तीनों प्रकार के धनों के आधार पर ही जो ऋषि मुनि आचार्य जो थे वो अपने गुरुकुल में शिक्षा, रहन सहन की व्यवस्था बालकों की करते थे। वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में मित्रों, वैदिक काल और उत्तर
वैदिक काल को दोनों शिक्षा के लिए हम लोग एक ही तरह जोड़ सकते हैं। इस काल में भी वैदिक काल की ही जैसे ही शिक्षा मिलती थी, पठन पाठन का पूरा प्रयोग होता था। इसके अलावा बच्चों को गुरुकुल में रहना पड़ता था। केवल शिक्षा के ही आधार पर अगर हम बात करें तो इन दोनों काल में लगभग बहुत समानताएं थी। फिर आता है सनातन काल। अब यहाँ पर एक बड़ी खास बात हम आपको बता रहे हैं। सनातन काल के बारे में बहुत सारे अपवाद हैं लोगों में। अपवाद किस बात के हैं? बहुत लोग सनातन काल को उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में ही एक अंग मानते हैं, जबकि बहुत सारे इतिहासकार हैं जो सनातन काल को एक अलग काल मानते हैं जो कि प्राचीन काल में था। सनातन काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो केवल आध्यात्म न रह करके शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों पर ध्यान दिया जाता था। अब जैसे कि हम आपको बात करें, आप रामायण पढ़ते होंगे और महाभारत पढ़ते होंगे। इन सब में जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया गया है, हम लोगों को जो भगवान का चरित्र बताया गया है। अब उदाहरण के लिए श्री राम भगवान का चित्र लेते हैं, तो उनको जब शिक्षा ग्रहण करनी थी तो अपने गुरु के आश्रम में गए थे। वहां पर उनकी शिक्षा की शास्त्र और शस्त्र दोनों को उनको एक बराबर समझ दी गई थी। ऐसा पुराणों में व्याख्यान है, महाभारत या रामायण में व्याख्यान है। तो ये काल है, इस काल में शिक्षा का जो प्रारूप था थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया था। उस प्रारूप में शस्त्र के साथ शास्त्र विद्या का भी बोध कराया जाता था बालकों को। इसके बाद आता है अंत में बौद्ध काल। मित्रों, बौद्ध काल जो है ये बौद्ध काल में भी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और सनातन काल के ही जैसे शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्ध में जो बौद्ध भिक्षु थे वो अपने बच्चों को जो कि शिक्षा के लिए उनके पास आते थे वो उनको मठों में रखते थे। और मठ जो बौद्ध काल में बनाए जाते थे वो बहुत ही दूर किसी पर्वतीय सुंदर निर्जन प्रदेश में बनाए जाते थे, जहां पर केवल बौद्ध भिक्षु का ही रहना हो सके। अधिकतर वो लोग ये प्रयास करते थे। इसके साथ ही बौद्ध काल में जो था ये सनातन धर्म और वैदिक काल की ही जैसे शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती थी। इसमें ये होता था, इसमें भी अध्यात्म को शुद्ध, अध्यात्म से आत्मा को परमात्मा से अध्यात्म के रास्ते के द्वारा जोड़ा जाता था। ये थी बौद्ध काल की शिक्षा। लेकिन एक बात इसमें बौद्ध काल में विशिष्ट थी कि इसमें शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं दिया जाता था, केवल आध्यात्म ज्ञान ही दिया जाता था बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। वैदिक काल में जो आश्रम चलाने के लिए धन की व्यवस्था जो था वो ऋषि मुनियों को राजा के द्वारा उनको उनकी गुरु दक्षिणा के रूप में या भिक्षा के रूप में मिलती थी। किंतु बौद्ध काल में जो धन की व्यवस्था रहती थी वो धन की व्यवस्था केवल और केवल भिक्षाटन के ही द्वारा रहती थी। भिक्षाटन से जितनी धन की प्राप्ति होती थी उस पर ही पूरी शिक्षा और बौद्ध बच्चों का भविष्य निर्भर करता था। अब मित्रों हम आते हैं मुगल काल पे। मध्यकाल को मुगल काल भी कहा जाता है। आपने इतिहास के बारे में पढ़ रखा होगा कि मध्यकाल का जो समय था वो केवल मुगल काल का था। जो भारत पे मुगलिया शासकों का पूर्णतया राज्य था, उस काल में भी शिक्षा पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता था। और उस काल के जो राजा थे, जो बादशाह थे, सल्तनत जो चलाया करते थे, वो भी शिक्षा को बहुत वैल्यू दिया करते थे, बहुत ज्यादा। उस समय जो शिक्षा का मूल मंत्र था वो भी वैदिक, उत्तर वैदिक, सनातन और बौद्ध काल के ही जैसे ही अनुरूप रहा करता था। कैसे? यहाँ पर भी एक छोटा सा सराय होता था मुगल काल में। उस सराय में जो उस्ताद रहा करते थे, उस्ताद मौलवी जो रहा करते थे, वो लोग अपने ही घरों में या अपने संस्थाओं में ही बच्चों को शिक्षा का दान देते थे। लेकिन इसमें जो शिक्षा के दो भाग किए गए थे, शिक्षा प्राप्त करने के दो भाग किए गए थे। पहला था मदरसा और दूसरा था मक्तबा। पहला था मदरसा, दूसरा था मक्तबा। मदरसा और मक्तबा में हम आपको अंतर बताते हैं।
ध्यान से सुनिएगा। मदरसा वो जगह रहती थी जहां पर पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक शिक्षा को दिया जाता था, और मक्तबा वो जगह रहती थी जहां माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा को दिया जाता था। इन दोनों जगह केवल एक ही शिक्षण विधि का अधिकतर प्रयोग होता था, और वो थी व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि का इन सब में भी प्रयोग होता था, यानी कि जो गुरु थे या जो मौलवी थे या जो उस्ताद थे, उनके द्वारा केवल और केवल मुंह से बताई गई व्याख्यान विधि को ही यहाँ पर शिक्षण की एक विधि मानते थे। इन दोनों में, और यहाँ पर एक बात और फोकस करने वाली है कि नारी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया था। चाहे वैदिक काल में कहें, उत्तर वैदिक काल में कहें, सनातन काल में कहें, बौद्ध काल में कहें, या मुगल काल के मदरसा या मक्तबा में कहें, इन सब में नारी शिक्षा को महत्वता नहीं दी गई थी। और वर्ण व्यवस्था जो थी वो केवल इसी काल में दी गई थी, वर्ण व्यवस्था इस काल में नहीं थी। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल के दो हिस्से थे दोस्तों, एक था भारत में आजादी से पहले का काल, और एक था भारत में आजादी के बाद का काल। तो जो आजादी से पहले का काल था उसे इतिहासकारों ने ब्रिटिश काल के रूप में किया है। ब्रिटिश काल, जब भारत पे अंग्रेजों का शासन हुआ उस काल को ब्रिटिश काल कहा जाता है। ये बात जरूर है कि भारत पे अंग्रेजों का शासन हो गया और भारत की जो आर्थिकी थी काफी हद तक चरमरा गई थी। भारत में द्रोह उत्पन्न हो गया था, जगह जगह विद्रोह होते थे भारत में, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने की व्यवस्था और मांग की जा रही थी। लेकिन ये भी बात से हम वो नहीं मोड़ सकते कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश काल में शिक्षा का और भी अन्य चीजों का प्रारूप सा ही बदल दिया गया था। मैकाले ने शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की थी, और भी कई सारे ऐसे ब्रिटिश सलाहकार थे, ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने शिक्षा को व्यवस्थित किया था। ब्रिटिश काल में सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का प्रारूप था वह केवल आध्यात्म नहीं रह गया था, वह शिक्षा आध्यात्म प्लस व्यवसायिक शिक्षा हो गई थी। अभी हमने कुछ देर पहले आपको व्यवसायिक शिक्षा बताई है। व्यवसायिक शिक्षा आज की लिवलीहुड शिक्षा हो गई, जो जिस शिक्षा के द्वारा हम लोग अपने रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं, वो शिक्षा हम लोगों को ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा दी गई। एक सोची समझी शैक्षिक नियोजन के तहत जो हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता था और पाठ्यक्रमों में विस्तार और वृहदता दी गई थी, वो था ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में केवल भाषा को ही नहीं महत्वता दी गई थी, बल्कि बालकों के हर विकास को ध्यान दिया गया था, चाहे वो चारित्रिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, चेतनीय विकास हो, या और भी संबंधित विकास, जैसे तकनीकी का विकास भी ब्रिटिश काल में दिया गया। व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण की भी कुछ कुछ शिक्षा जो ब्रिटिश काल में दी जाती थी। ब्रिटिश काल के शिक्षा के बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी कि जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी तक का समय। मित्रों, आधुनिक काल में भी शिक्षा का प्रारूप, अब इस समय तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, देख रहे होंगे, शिक्षा का जो रूप है वो काफी वृहद हो गया है। आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है, एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण हो गया है। आज जो शिक्षा है वो बल्कि किसी जिला, गांव, ब्लॉक, शहर, राज्य से उठ करके, भारतीय स्तर से उठ करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंची है। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा सारे के सारे जो देश हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं और एक दूसरे की शिक्षा नीतियों को अपनाते हैं। चाहे ब्रिटिश भारत की शिक्षा नीति को अपनाए, चाहे भारत ब्रिटेन की शिक्षा नीति को अपनाए, और उन सब में एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कहाँ की शिक्षा नीति कहाँ बेहतर है, कहाँ की शिक्षा नीति कुछ थोड़ी कम बेहतर है, किस जगह की शिक्षा नीति में परिवर्तन लाया जाए। आज के शिक्षा नीति में तकनीकियों का विशेष ध्यान रखा गया है। आजकल आपको बोर्ड की जगह पे स्मार्ट क्लासेस मिलेंगे, प्रोजेक्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। आज हर घर में कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, और बच्चों के हाथ में आजकल एंड्रॉइड या मोबाइल सेट हो गया है, जिसके द्वारा भी पढ़ाई या अपना अध्ययन कंप्लीट किया जा सकता है। मित्रों, ये है आज की आधुनिक काल की व्यवस्था। ये हमने आपको बताया है शिक्षा का इतिहास। इस पूरे चार्ट में शिक्षा का पूरा इतिहास बताया गया है, जिसको 3 भागों में इतिहासकारों के द्वारा विभक्त किया गया है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल में वैदिक उत्तर काल थे, सनातन काल थे, बौद्ध काल थे। सनातन काल अपवाद में है थोड़ा, लेकिन ये माना गया है फिर भी। मध्यकाल में केवल और केवल एक काल था, मुगल काल, क्योंकि मध्यकाल में भारत पे
मुगलों ने अपना पूरा शासन जमा रखा था। उस सल्तनत में शिक्षा की दो व्यवस्था थी, पहला था मदरसा और दूसरा था मक्तबा। ब्रिटिश फिर आया आधुनिक काल में हुआ ब्रिटिश काल और आज का काल। ब्रिटिश काल उस काल को कहते हैं जो कि आजादी से पूर्व का समय था, और आधुनिक काल उस काल को कहते हैं जो सन 1947 की आजादी के बाद हुआ। हम आपको यहाँ पे परिवर्तन दिखाते हैं। इन प्राचीन और मध्य काल में नारी शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया गया, और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था पर भी जोर दिया गया था। वर्ण व्यवस्था अर्थात प्राचीन काल में 4 वर्ण व्यवस्था दी गई थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। शूद्रों को शिक्षा की अनुमति नहीं दी जाती थी, और यही मध्य काल में भी लगभग था। मध्य काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, मध्य काल में निर्धन और धनी की व्यवस्था थी। जो धनी वर्ग था वही शिक्षा का उपयोग करता था, वही शिक्षा प्राप्त करने का हकदार होता था, और जो भी निर्धन वर्ग था, निर्धन वर्ग को लगभग शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो लोग श्रमिक वर्ग कहलाते थे। फिर आधुनिक काल में जब ब्रिटिश काल आया, यहाँ से हमारे भारत में परिवर्तन प्रारंभ हुआ, और यहाँ पे हम लोगों ने नारी शिक्षा को भी महत्व देना प्रारंभ किया। और उसके बाद अगर हम आज की बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल का तो स्वरूप ही सब बदल गया है। आज हमारे यहाँ ना तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है, ना तो धनी और निर्धन का प्रचलन है, और ना ही तो यहाँ पर नारी और प्रौढ़ का प्रचलन है। आज हमारे भारत सरकार के द्वारा नारी शिक्षा को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना और शिक्षाओं को महत्व दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर भी एक सालाना धन खर्च किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत धनी और निर्धन सभी वर्गों के बच्चों को रखा जाता है। यहाँ तक कि 14 वर्ष तक की उम्र को सरकार निःशुल्क शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर चुकी है। ये था भारत के इतिहास का, शिक्षा का इतिहास। मित्रों, आशा करते हैं और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कुछ और जानना है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है। उसकी व्यवस्था जल्द ही आपके सामने की जाएगी। मित्रों, हमारे साथ बने रहें और मुस्कुराते रहें। ज्ञान एक ऐसा सागर है ये जिसमें बिना डूबे आपको विचार का मोती नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए मित्रों, प्लीज और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं हमारे वीडियो के बारे में, ताकि वो लोग भी ज्ञान के सागर में डूब करके विचार का मोती प्राप्त करें। धन्यवाद।